हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग आज देख रहे हैं प्रोग्राम हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स की इस सब सीरीज में हम एक ऐसा एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें हम बुक रिकॉर्ड्स को मैनेज करेंगे, जिसमें हमने फाइल के अंदर बुक रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे सारे रिकॉर्ड्स को व्यू करना है, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करना है, या डिलीट करना है किसी रिकॉर्ड को, या अपडेट करना है। ये सारी बातें कवर की जा रही हैं और इन सब के लिए हमने कुछ अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। यानी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें इंसर्ट करना सिखाया है, एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स व्यू करना सिखाया है, एक वीडियो जिसमें हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, और आज का हम वीडियो देख रहे हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट करें। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम अपडेट करना सीखेंगे। तो हमने कुछ प्रोग्राम बना दिया है, जो कोड लिखा हुआ है ये इसके पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देख लें। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है बुक नाम की, और उसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस। तो आप समझ सकते हैं कि बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट 3 वैल्यूज कंटेन करेगा, बुक आईडी करेगा, टाइटल करेगा और प्राइस करेगा, और हमें इस ऑब्जेक्ट का डेटा फाइल में करना होता है स्टोर। तो बेसिकली हमारे पास एक फाइल होगी, ये जो फाइल होगी इसका कुछ नाम होगा, नाम है file1.dat। ये फाइल के अंदर बहुत सारे बुक्स के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, यानी हमने एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया होगा, तो बुक आईडी, टाइटल और प्राइस इसके अंदर गया होगा, फिर दोबारा भी किया होगा तो एक और रिकॉर्ड गया होगा, ऐसे करके कई सारे बुक्स के रिकॉर्ड्स इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो हम क्या क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इससे व्यू करना चाहते हैं सारे रिकॉर्ड्स, या हम कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड इसमें से सर्च करना चाहते हैं, और अब हम इसमें डिलीशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये चौथा ऑपरेशन है जो हम आज सीखने वाले हैं। इसके पहले के कोड में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इस क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे कि एक तो कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि जैसे ही आप बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए वैसे ही वो इनिशियलाइज हो जाए। लेकिन ये इनिशियलाइज किससे हो रहा है, बुक आईडी की वैल्यू 0, टाइटल की जगह पर आ जाएगा नो टाइटल, और प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें ये वैल्यूज रखी हैं, हम ये मान के चलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट अभी प्रॉपरली इनिशियलाइज नहीं हुआ है, यानी उसमें रिकॉर्ड नहीं आया है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर नहीं होने देंगे फाइल के अंदर। और ऐसी कोडिंग हमने स्टोर बुक फंक्शन के अंदर करी हुई है। ये स्टोर बुक फंक्शन हमने बना लिया था, व्यू ऑल बुक्स फंक्शन बना लिया था, सर्च बुक फंक्शन हमने बना लिया था। आज हमको बनाना है डिलीट करने के लिए फंक्शन। तो हमने लिखा रिटर्न टाइप वॉइड डिलीट बुक नाम से फंक्शन बना रहे हैं, और किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसका टाइटल हम इसमें रिसीव करेंगे। तो इसलिए हमने प्रोटोटाइप में यहाँ कैर स्टार लिख दिया है, यानी यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा कैर टाइप का, जो कि एड्रेस कंटेन करेगा उस स्ट्रिंग का जो कि हमें मैच करना है ना। देखिए, जब भी हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो बहुत सारे रिकॉर्ड फाइल में रखे हुए हैं। अब आपको कौन सा पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका टाइटल आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक तरह से सर्च करेंगे इस फाइल के अंदर कि वो रिकॉर्ड कौन सा है जिसको मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने का कोई तो आधार होना चाहिए कि कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो। तो हम एक पॉइंटर बनाना चाहते हैं जो कि उस स्ट्रिंग को करेगा पॉइंट। तो हमने टी नाम का मान लीजिए पॉइंटर बना लिया, वो उस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है जिस स्ट्रिंग को मैं क्या कह रहा हूँ, टाइटल है, जो यूज़र ने हमें टाइटल दिया है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रहेगा एक पॉइंटर, वो पॉइंट करेगा उस स्ट्रिंग को जिसको हम कह रहे हैं टाइटल। अब ये टाइटल अगर फाइल में किसी रिकॉर्ड में रखा हुआ है, ये फाइल के अंदर जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं हर एक में कुछ ना कुछ टाइटल है, अगर ये टाइटल मैच हो जाता है तो वो रिकॉर्ड हमें करना है डिलीट। अब लेकिन रिकॉर्ड कैसे डिलीट होगा इसका लॉजिक हमें समझना है। तो देखिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। आपके पास एक फाइल है, फाइल का नाम क्या है, file1.dat। ठीक है, और इसके अंदर रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। कितने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, लेट्स से 10 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, ऐसे करके कितने रिकॉर्ड्स रखे, 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से पहले तो सर्च करता हूँ कि किस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है।
तो मैं एक एक रिकॉर्ड को रीड करूंगा और अपने ऑब्जेक्ट में लाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 3 वैल्यूज रखने की जगह है, यानी 3 वेरिएबल्स, मेंबर वेरिएबल्स है इसके अंदर, बुक आईडी, टाइटल और प्राइस। तो मैं एक एक करके सारे रिकॉर्ड इस फाइल से रीड करता हूँ। तो पहला रिकॉर्ड मैंने रीड किया, मेरे ऑब्जेक्ट B1 में ला के रख लिया। ठीक है, ये तो हमें करना आता है, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में यही देखा था। तो पहला रिकॉर्ड बुक का हमने B1 में ला के रख दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें जो टाइटल रखा हुआ है, ठीक है, B1 में जो टाइटल रखा है, ये कौन सा टाइटल है भाई? फाइल में जो पहला रिकॉर्ड था वही तो B1 में आया है, तो जो पहले रिकॉर्ड में टाइटल रहा होगा वही तो B1 के टाइटल में होगा। यस, इसको कंपेयर करते हैं किससे? जो यूजर ने टाइटल हमें सप्लाई किया है, जिसको T पॉइंट कर रहा है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या दोनों टाइटल सेम है? अगर सेम है तो ये वो रिकॉर्ड है जिसको मुझे डिलीट करना है। मान लो ये सेम नहीं है तो क्या करें? अगर ये सेम नहीं है तो मैं एक और फाइल बनाता हूँ। ठीक है, ये फाइल कुछ टेम्प फाइल नाम से बनी होगी और टेम्प फाइल .dat। ठीक है, तो B1 का डेटा मैं इस टेम्प फाइल में रख देता हूँ। क्यों रख देता हूँ? क्योंकि B1 में जो रिकॉर्ड आया है, फाइल का पहला रिकॉर्ड आया है, ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको डिलीट करना है। ठीक है, अगर B1 में रखा टाइटल यूज़र के द्वारा दिए गए टाइटल से मैच नहीं करता है, इसका मतलब इसको मुझे डिलीट नहीं करना है, तो फिर इस रिकॉर्ड को मैं टेम्प फाइल में रख देता हूँ। तो टेम्प फाइल में एक रिकॉर्ड आ गया। इसी प्रकार से अब file1.dat का दूसरा रिकॉर्ड रीड करता हूँ, B1 में रखता हूँ, कंपेयर करता हूँ T के साथ, टाइटल मैच नहीं होता है, यानी ये भी वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको डिलीट करना है, तो इसको भी एज इट इज टेम्प फाइल में रख देता हूँ। इस तरीके से जो रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है वो मैं file1 से टेम्प फाइल में कॉपी कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? file1 से पहले B1 में आता है, फिर B1 से टेम्प फाइल में जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं सारे रिकॉर्ड्स टेम्प फाइल में कॉपी करने वाला हूँ, लेकिन जो एक रिकॉर्ड डिलीट होना है, ठीक है, मान लीजिए चौथा रिकॉर्ड डिलीट होना है, तो ये चौथा रिकॉर्ड जब चौथी बार हम रीड करेंगे file1 से, तो B1 के अंदर क्या आ जाएगा? चौथे रिकॉर्ड का डेटा, और हम देखेंगे कि इसका टाइटल तो मैच हो रहा है गिवन टाइटल से, तो हम इस रिकॉर्ड को टेम्प फाइल में राइट नहीं करेंगे। तो अगर file1.dat में 10 रिकॉर्ड थे तो टेम्प फाइल में कितने रिकॉर्ड्स रह जाएंगे? 9, क्योंकि 9 रिकॉर्ड्स तो यहाँ कॉपी हो पाए, पर एक रिकॉर्ड जिसका टाइटल मैच कर गया था वो कॉपी नहीं हो पाया। तो इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं? 9 रिकॉर्ड्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ? ये file1 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को ही रिमूव कर देता हूँ। file1.dat नाम की कोई फाइल ही नहीं है। और उसके बाद मैं इस टेम्प फाइल का नाम चेंज करके कर देता हूँ file1.dat। क्या आपको बात समझ में आई? तो file1.dat नाम हो जाने से अब हमारे सिस्टम में, जैसे कि हमने सोचा था कि बुक के सारे रिकॉर्ड्स file1.dat में रहेंगे, तो file1.dat है और उसमें 9 रिकॉर्ड्स हैं। वो एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है जिसको हम डिलीट करवाना चाहते थे। तो यस, ये है हमारा लॉजिक। अब इस लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इसकी कोडिंग करने जा रहा हूँ। पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर मैं 2 फाइल्स की बात कर रहा हूँ। पहली वाली फाइल, तो इसके लिए मैं एक fn ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि if स्ट्रीम टाइप का होगा, ताकि इसका एक एक रिकॉर्ड रीड कर सकूं। और टेम्प फाइल, इसमें क्योंकि मुझे राइटिंग परफॉर्म करनी है तो मैं इसमें fout नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और fout टेम्प फाइल .dat से लिंक होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिलीट बुक का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा void और मेंबरशिप लेवल यानी बुक स्कोप रेजोल्यूशन डिलीट बुक, और अब मैं कर रहा हूँ इसकी कोडिंग। इसमें आर्ग्यूमेंट होगा, तो कैर टाइप का मैंने एक पॉइंटर बना लिया t, जो उस टाइटल को पॉइंट कर रहा होगा, जिसको मैं सर्च करूँगा फाइल के अंदर, और अगर मिल जाएगा तो उसको मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा fn नाम का, और एक ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा fout नाम से।
fn डॉट ओपन और इसमें पास करता हूँ फाइल का नाम file1 डॉट dat जिसमें बुक के रिकॉर्ड्स रखें। इसको ओपन करता हूँ रीड मोड में यानी इन, और साथ ही साथ बाइनरी मोड में यानी IS स्कोप रेजोल्यूशन बाइनरी। ओके, हो सकता है ये फाइल एग्जिस्ट करती हो सकता है ये फाइल एग्जिस्ट ना करती हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ नॉट fn cout फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो कभी गलती से हमने अभी फाइल बनी नहीं है और इसको ओपन करना चाहा तो ये एरर मैसेज आ जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फाइल ओपन हो गई हो। तो fout डॉट ओपन, इसमें हम टेम्प फाइल का नाम लिखते हैं। अब अगर इस नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑफ स्ट्रीम क्लास का ओपन फंक्शन कॉल किया हुआ है और इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये उसको क्रिएट करके ओपन करता है, क्योंकि हमारा इंटेंशन फाइल में राइटिंग परफॉर्म करना है। इसको हमें आउट मोड में ओपन करना है, इसका मतलब अपेंड नहीं करना चाहते हैं। इसमें अगर पहले से कुछ डेटा है, अगर इस नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसमें पहले से कुछ डेटा है तो वो इरेज हो जाए और नए सिरे से इसमें राइटिंग परफॉर्म, इसलिए मैंने आउट मोड में ओपन किया हुआ है और बाइनरी। तो इस तरीके से मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक एक रिकॉर्ड को फाइल से रीड करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर रीड करता हूँ। रीड करने का ये देखिए सिंटैक्स हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला रिकॉर्ड रीड कर। देखिए रीड फंक्शन का प्रोटोटाइप एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। रीड फंक्शन में हमें पास करना होता है उस जगह का एड्रेस जिसमें हम फाइल से रिकॉर्ड ला कर रखेंगे। तो मैंने अपने कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया है। दिस लिखने का मतलब है कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस देना। कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस देने से क्या हुआ, रीड फंक्शन को पता चल गया कि फाइल से जो वो पहला रिकॉर्ड रीड करेगा उसको कहाँ रखना है, उसका एड्रेस क्या है, जिस जगह पे रखना है। उसके बाद मैंने बता दिया b1 का साइज यानी कॉलर ऑब्जेक्ट का साइज। अब स्टार दिस लिखा है, दिस कंटेन करता है, दिस क्योंकि एक पॉइंटर है वो कंटेन करता है कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस, और स्टार दिस लगा दिया तो ये उस कॉलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगा क्योंकि हमने डी रेफरेंसिंग करी। तो साइज ऑफ स्टार दिस का मतलब हो जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। तो कितना डेटा रखना है ये भी पता चल गया और कहाँ रखना है वो भी पता चल गया। तो रीड फंक्शन ने पहला रिकॉर्ड फाइल से रीड किया होगा और रीड करने के बाद इस b1 में रख दिया होगा। ठीक है, इसके बाद क्या, क्योंकि हमें काम रिपीटेडली कराना है, हमें लूप लगाना है। लूप में नॉट fn डॉट eof। अब ये फंक्शन रिटर्न करता है 1 या 0। अगर फाइल का एंड आ जाता है तो ये 1 रिटर्न करता है। तो हमने एक्स्ट्रा नॉट लगाया है ताकि ये वाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहे अगर एंड ना आए। तो अगर फाइल का एंड नहीं आया तो लूप चलते रहे। हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या जो रिकॉर्ड रीड किया है वो किस में आ चुका है। वो आ चुका है b1 में या बोले कॉलर ऑब्जेक्ट में। तो डिलीट बुक को जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, मान लीजिए b1 ने कॉल किया, बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है b1 ने कॉल किया, तो b1 इसका कॉलर ऑब्जेक्ट हो गया। तो कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूंगा टाइटल तो ये किसका टाइटल होगा, कॉलर ऑब्जेक्ट का टाइटल होगा। हमें इसको कंपेयर कराना है किससे, हमें इसको कंपेयर कराना है उस टाइटल से जो कि यूज़र ने सप्लाई किया है। यूज़र ने जो सप्लाई किया है वो आर्ग्यूमेंट में हमारे टी पॉइंटर के द्वारा पॉइंट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन यूज़ करना होगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन में पहला आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया टाइटल और दूसरा आर्ग्यूमेंट हम पास कर देते हैं टी। तो ये दोनों के बीच में ये बता देगा कि कंपैरिजन का रिजल्ट क्या हुआ। अब अगर इसका रिजल्ट रिटर्न होकर 0 आता है, इसका मतलब स्ट्रिंग्स सेम है। तो हमें वो स्ट्रिंग मिल गई है। 0 आने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग मिल गई है जिसको हमें करना है डिलीट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ अगर स्ट्रिंग मैच कर जाएगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा। 0 में तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। हाँ, मैं फॉल्स ही बनाना चाहता हूँ। यानी अगर मुझे वो
टाइटल मैच कर जाता है, यानी वो रिकॉर्ड मिल जाता है जिसको मुझे डिलीट करना है, तो ये कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, फॉल्स। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रिकॉर्ड मैच नहीं करता है तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा और वो इफ़ के लिए ट्रू का काम करेगा। तो इफ़ कंडीशन कब ट्रू हो रही है, जब रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। यानी अगर रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है तो ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको डिलीट करना है, तो उसको क्या करो, टेम्प फाइल में राइट करो। यस, तो मैं इफ़ कंडीशन के अंदर आता हूँ और एफ आउट डॉट राइट लिखता हूँ। एफ आउट किसको पॉइंट कर रहा है, एफ आउट ऑब्जेक्ट टेम्प फाइल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ओपन फंक्शन में हमने टेम्प फाइल लिखा हुआ है। तो इस टेम्प फाइल के अंदर डेटा राइट होगा। किसका डेटा राइट होना चाहिए, उसका एड्रेस पास करो। तो मैंने कहा कॉलर ऑब्जेक्ट का डेटा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ लॉजिक में समझा चुका हूँ कि पहला रिकॉर्ड रीड करके मैंने कॉलर ऑब्जेक्ट में रखा, और अगर ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसको डिलीट करना है तो उसको मुझे टेम्प फाइल में पहुँचाना है। तो इसलिए मैं राइट कर रहा हूँ और टेम्प फाइल के अंदर रख रहा हूँ। तो मैंने किसका एड्रेस दिया है, मैंने उस जगह का एड्रेस दिया है जिसमें अभी वो डेटा रखा है जिसको फाइल में पहुंचाना है। तो अभी दिस का मतलब हो गया कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस देने का मतलब ये हुआ कि अभी डेटा कॉलर ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, क्योंकि अभी जो हम रीड करके लाए थे तो कॉलर ऑब्जेक्ट में ही तो रखा था। उसी को तो देखा कि उसका टाइटल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैच नहीं हो रहा है तो राइट करना है इसे टेम्प फाइल में। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ टाइप कास्टिंग करनी होती है, कैर स्टार। ये मैंने अपने फाइल हैंडलिंग वाले ये पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये कैर स्टार क्यों लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर पास किया हुआ है साइज ऑफ स्टार दिस। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे वो रिकॉर्ड राइट हो गया टेम्प फाइल में। अच्छा, तो जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इसका मतलब है रिकॉर्ड मैच कर गया और इसको राइट मत करो। तो वो वाला रिकॉर्ड राइट नहीं होगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो राइट करते जाओ। ओके, और उसके बाद अगला रिकॉर्ड रीड करें। तो हम रिकॉर्ड रीड करते जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये वो रिकॉर्ड है जिसको डिलीट करना है। अगर हाँ तो उसको राइट मत करो, अगले रिकॉर्ड को रीड करो। तो हमने वो सारे रिकॉर्ड स्किप कर दिए जिनको डिलीट करना है। फाइनली जब वाइल लूप एंड हुआ, यानी सारे रिकॉर्ड हमने file1.dat से पढ़ लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली फाइल को रिमूव करना है। कौन सी फाइल, file1.dat। तो पहले तो मैं करता ये हूँ कि fin.close और इसी प्रकार से fout.close। ठीक है, ये दोनों फाइल्स सेव हो गई हैं हार्ड डिस्क में। अब मैं रिमूव फंक्शन को कॉल करता हूँ। रिमूव फंक्शन stdir.h में होता है, इसको मैंने कॉल किया। इस फंक्शन के द्वारा मैं फाइल को रिमूव करा सकता हूँ। कौन सी फाइल को रिमूव कराना है मुझे, उसका नाम लिख देता हूँ file1.dat। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ रीनेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। रीनेम फंक्शन में मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, ओल्ड नेम और न्यू नेम। तो ओल्ड नेम क्या है, टेम्प फाइल डॉट dat, और इसी का नया नाम क्या हो जाए, file1.dat। ठीक है, इस प्रकार से। तो मुझे ऊपर stdir.h हेडर को भी इंक्लूड करना होगा, #include stdio.h। ठीक है, ओके। तो हमने रिमूव कर दिया file1.dat को, उसकी जगह पर टेम्प फाइल का नाम बदल के file1.dat कर दिया है, और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास फाइल एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, अब इसको मुझे टेस्ट करना है कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं मेन फंक्शन में कोडिंग करता हूँ। अभी मेन फंक्शन में मैंने ज़्यादा कुछ फॉर्मल कोडिंग नहीं करी, यानी प्रॉपर कोडिंग नहीं करी है। मुझे ये मालूम है कि फाइल के अंदर अभी दो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं,
तो मैं यहाँ पे डिलीट बुक को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टाइटल मैं यहाँ से दूँ वो टाइटल की कोई भी रिकॉर्ड ना मिले, तो कोई बात नहीं, वो वाला केस में file1.dat के सारे रिकॉर्ड टेम्प फाइल में कॉपी हो जाएंगे, तो कुछ भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। फिलहाल मैंने यहाँ PHP लिख दिया। आपको बता दूँ कि अभी कौन कौन से रिकॉर्ड्स यहाँ हैं, तो अभी मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और पहले कॉल कर लेता हूँ b1 डॉट व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, व्यू ऑल बुक्स। तो पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मैंने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसने व्यू ऑल बुक्स को कॉल करा, जो कि फाइल में मौजूद सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देंगे। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एक बार इसको रन कर लेता हूँ, तो पहले हमें डिलीट करने से पहले ये पता चले कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, और ये तो हमने टेस्ट पहले ही कर लिया था। ओके, तो 2 रिकॉर्ड्स हैं। एक में फाइल देखिए, एक में बुक आईडी है 100, ड्रिलिंग सी उसका टाइटल है और 400 उसकी प्राइस। उसके बाद दूसरे रिकॉर्ड का आईडी है 2 और उसका टाइटल है PHP और उसका प्राइस है 500। तो मैं इस दूसरे वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले व्यू करा लूँगा सारी बुक्स, ठीक है। उसके बाद मैं डिलीट करा लूँगा PHP वाली बुक को, और उसके बाद एक बार फिर डिस्प्ले कराऊँगा व्यू ऑल बुक्स करके, है ना। तो इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि डिलीट होने के बाद क्या चेंजेस हुए, क्या फाइल में वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अच्छा, तो यहाँ मैं एक सी आउट लिख देता हूँ, आफ्टर डिलीशन, ठीक है, और \n, पहले भी एक लाइन चेंज और बाद में भी एक लाइन चेंज, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, पहले तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे जो अभी मुझे दिखे थे, दोनों रिकॉर्ड। उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा उस रिकॉर्ड को जिसमें टाइटल PHP है, और उसके बाद मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आफ्टर डिलीशन एक मैसेज। आफ्टर डिलीशन क्या होगा, व्यू ऑल बुक्स करता हूँ तो फाइल में जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो दिख जाएंगे, ठीक है, करके देखें। अच्छा, साइमल्टेनियसली क्यों ना हम ये भी देखें कि वो फाइल बनती है, डिलीट होती है, राइट। तो ये वो फोल्डर है जहाँ पे मैंने सारी फाइल्स रखी हुई हैं। आप ज़रा नोटिस करें, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये file1.dat यहाँ पर है, ठीक है। अब टेम्प फाइल बनेगी तो नीचे कहीं बनेगी, राइट। तो ये file1.dat तो मुझे दिख रही है सबसे ऊपर, ठीक है। और टेम्प फाइल अगर बनेगी तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो ये table.o जो दिख रही है और test.c, इसके बीच में टेम्प फाइल .dat फाइल बननी चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को रन भी करता हूँ, ओके, और रन करूँगा तो मैं आपको साइमल्टेनियसली शो भी करूँगा कि यहाँ पर फाइल बन रही है, राइट। तो ये भी आप दोनों चीज़ों को एक साथ देख पाएंगे, ओके। तो आप नज़र रखिएगा, एक एक स्टेप अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, व्यू होने वाला है। व्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, file1.dat का सारा डेटा दिख जाएगा। उसके बाद जैसे डिलीट वाला चलेगा ना कोड, वैसे ही पहले तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। अब आपको हो सकता है क्योंकि एकदम से हो जाए तो समझ में ना आए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिलीट वाला कोड है ना, उसमें थोड़ा ब्रेक पॉइंट्स लगा देता हूँ। जैसे डिलीट बुक का कोड है तो इसमें मैं ब्रेक पॉइंट्स लगा देता हूँ। देखिए कैसे, जैसे ही टेम्प फाइल बनेगी, है ना, टेम्प फाइल कब बनेगी, इस लाइन पर। तो टेम्प फाइल बनने के पहले यहाँ पर एक बार मैं गेट सीच लगा देता हूँ। तो ये गेट सीच से क्या होगा, जब तक आप की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये गेट सीच का काम कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोग्राम यहाँ अटक जाएगा, रुक जाएगा, और जैसे ही आप की प्रेस करेंगे गेट सीच का काम खत्म हो जाएगा, तो आगे की लाइन उसके बाद चलेगी। तो ये वाली लाइन चलने से पहले एक बार प्रोग्राम रुक जाएगा और आपसे बोलेगा की प्रेस करो। आपने की प्रेस करी तो ये लाइन चलेगी, तब जाके टेम्प फाइल बनेगी। तो वो टेम्प फाइल आपको हार्ड डिस्क में दिखेगी, तो फोल्डर में मैं दिखाऊंगा कि हाँ ये बन गई। उसके बाद जब ये दोनों फाइल्स बन जाएंगी तो रिमूव होने के पहले मैं एक बार गेट सीच लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरी बार की प्रेस करूँगा तो उसके प्रेस होते ही रिमूव फंक्शन चल जाएगा, जिससे कि file1.dat रिमूव हो जाएगी। तो आप इसको नोटिस करेंगे। उसके बाद फिर स्क्रीन रुक जाएगी और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो रीनेम हो जाएगा और टेम्प फाइल
की जगह उसका नाम हो जाएगा file1.dat। ठीक, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ों को समझ पाए। सबसे पहले आइए देखें, ये मैंने गेट सी एच को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने conio.h को ऊपर इंक्लूड नहीं करा है, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया #include conio.h। ठीक है, conio.h हेडर फाइल में डिक्लेरेशन मौजूद है गेट सी एच का। ठीक है, अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं ये रिकॉर्ड्स? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले व्यू ऑल बुक्स फंक्शन चल गया है। अच्छा, उसके बाद फिर डिलीट बुक फंक्शन चल रहा होगा। यस, डिलीट बुक फंक्शन चल रहा है। तो डिलीट बुक फंक्शन जब चल रहा है तो गेट सी एच के कारण स्क्रीन रुक गई है। ठीक है, अभी जैसे की प्रेस करूंगा वैसे temp file .dat क्रिएट होगी। पर क्या आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, क्या temp फाइल यहाँ पे दिख रही है आपको? कहाँ होनी चाहिए वो होनी चाहिए table.o और test.c के बीच में। पर क्या यहाँ कोई फाइल दिख रही है? नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे की प्रेस करता हूँ, आप देखिएगा यहाँ फाइल बनेगी। ये देखिए temp file .dat अभी अभी बन गई जैसे मैंने की प्रेस करी। यस, तो अभी हुआ ये कि ये जो गेट सी एच ओवर हो गया, temp file .dat यहाँ पे क्रिएट हो गई। उसके बाद फिर पहला रिकॉर्ड रीड कर रहा हूँ और ये पूरा कोड चलेगा, है ना। इससे file1.dat का डेटा temp फाइल में आएगा। ओके, उसके बाद अच्छा ये आ चुका होगा, है ना, ये तो हो गया होगा। ये होने के बाद फाइल क्लोज भी हो गई। उसके बाद फिर गेट सी एच चल रहा है। तो इस गेट सी एच पे अभी प्रोग्राम रुका हुआ है, यानी अगर मैं एक और बार की प्रेस करूँ, अभी प्रोग्राम ऐसे रुका हुआ है, लेकिन एक और बार की प्रेस करूंगा तो ये रिमूव फंक्शन चल जाएगा। रिमूव फंक्शन चल जाएगा तो file1.dat रिमूव हो जाएगी। तो अभी मैं की प्रेस करूं तो आप साइमल्टेनियसली यहाँ पर देख पाएं कि जो file1.dat आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये डिलीट होने वाली है। देखिए मैं जैसे की प्रेस करूंगा, अभी यहाँ file1.dat भी है और tempfile.dat भी है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, कुछ भी की प्रेस कर रहा हूँ, आप देखिएगा ऊपर file1.dat डिलीट होने वाली है। ये मैंने एंटर किया, file1.dat डिलीट हो चुकी है, अब नहीं दिख रही है आपको। समझ में आया? अच्छा, तो अभी अपना प्रोग्राम कहाँ पे रुका हुआ है? अभी हमारे प्रोग्राम में ये गेट सी एच ओवर हो गया है, तो रिमूव फंक्शन चल चुका है। अभी फिर से प्रोग्राम रुका हुआ है क्योंकि एक और गेट सी एच लिखा हुआ है। ये गेट सी एच क्या करने वाला है? रीनेम। ये गेट सी एच चल जाने के बाद क्या होने वाला है? रीनेम फंक्शन चलेगा जो temp फाइल का नाम चेंज करके file1.dat कर देगा। तो देखें इस बात को भी, मैं की प्रेस कर लूँगा, जैसे ही की प्रेस करूँगा यहाँ पर ये जो temp file.dat है इसका नाम चेंज होके हो जाएगा file1.dat। ठीक है ना। ओके, और ये हो जाने के बाद, रीनेम हो जाने के बाद मेन फंक्शन में ये दोनों लाइंस भी चल जाएंगी, क्योंकि डिलीट फंक्शन का काम खत्म हो गया है तो ये दोनों लाइंस भी चल जाएंगी। तो आफ्टर डिलीशन व्यू ऑल बुक्स ये भी यहाँ पर मुझे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अब मुझे नीचे कंटेंट भी दिखाई देने वाला है। सबसे पहले मैं की प्रेस करने वाला हूँ। जैसे की प्रेस करूँगा आप देखिएगा ये जो लेफ्ट में आपको temp file.dat दिख रही है ये हटने वाली है और इसका नाम चेंज होकर होने वाला है file1.dat। ये एंटर किया मैंने, ये देखिए उसका नाम चेंज हो गया और ऊपर देखिए ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन उसके ऊपर आ गई है, file1.dat बन गई है। यस, और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आफ्टर डिलीशन एक ही रिकॉर्ड अब मुझे फाइल में दिखाई दे रहा है, दैट इज 100 ड्रिलिंग C400। तो बेहतरीन, हमें समझ में आ गया है डिलीशन किस तरीके से करना चाहिए। ओके, अब आप इस प्रोग्राम में अब आपको जो ज़रूरी लगे आप नोट कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन का कोड है, इसके पहले ये स्टोर बुक फंक्शन का कोड है जिससे कि हमने इंसर्ट कराई थी बुक को। इसके पहले ये व्यू ऑल बुक्स का कोड है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, इससे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे थे। इसके बाद मैंने सर्च बुक का भी फंक्शन बनाया हुआ है जिससे पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर रहे थे। और ये रहा आज जो हमने बनाया है, दैट इज डिलीट का कोड। तो आप देखें यहाँ पर ये डिलीट फंक्शन का कोड है। ठीक है, इसमें हमने कुछ रिमूव और रीनेम नाम के नए फंक्शंस भी देखे हैं। ओके, रीनेम में हमने पहले अभी जो फाइल का नाम है वो लिखा, यानी ओल्ड नेम, और उसके बाद उसका नाम चेंज जो करके रखना है वो हम सेकंड आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं। ओके,
अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूँ। यदि आपने मेरी वेबसाइट ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें। यूआरएल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे, यानी वही वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वही यहाँ पर दिखेंगे और यूट्यूब में ही ओपन होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं। आप यूट्यूब पे ढूंढते हैं तो आपको सीक्वेंस समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा वीडियो कब देखना है। इस साइट पे आएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं जाएगी। यूट्यूब पे मेरे एक से अधिक चैनल हैं, हो सकता है आप कोई एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हो तो सारे वीडियोस आपने एक्सप्लोर ना किए हों। इस साइट पे आके आप सारे वीडियोस इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही जब आप इस साइट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दिन मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ और साइट में नीचे मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और आप पाएंगे कि इसमें सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और कई लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता चले, इन वीडियोस के बारे में पता चले और उनको इसका लाभ हो। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी इसमें कंटेंट मौजूद है। आप जब इस साइट पे जाएंगे तो आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, C++, जावा, PHP, जो भी कोर्स आपको करना है। आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कोर्स के हिसाब से जो कोर्स आप बोलेंगे उसके प्रोग्राम्स के वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। तो आप एक बार विजिट करें, आपको अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।